गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय के बारे में और अभी तक हमने देखा राष्ट्रीय आय के संबंध में मार्शल की डेफिनेशंस को देखा। इसके अलावा हमने पेगू के दृष्टिकोण को पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं फिशर की परिभाषा क्या कहती है। फिशर ने उपभोग के नज़रिए से राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया है। फिशर ने उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार माना है। इनके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वह वस्तुएं व सेवाएं आती हैं जो अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, यानी सिर्फ राष्ट्रीय आय का वह भाग जो उपभोग के लिए प्राप्त होता है वह राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी वह वस्तु और सेवाएं ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होंगी जो उपभोग के लिए आपको मिलेंगी, चाहे वह वस्तुएं भौतिक हो या सेवाएं हों। इस प्रकार वास्तविक राष्ट्रीय आय में देश के वार्षिक विशुद्ध उत्पादन का वह भाग है जो उस वर्ष विशेष में प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। ये फिशर की परिभाषा यहाँ थोड़ी ज़्यादा तार्किक लगती है, क्योंकि आप अगर देखिए, अगर एक उदाहरण लीजिए, आप अगर मान लीजिए आपने पियानो ख़रीदा है, अब आपको, या आप फ्रिज लिया है और उस फ्रिज की जो एज मान लीजिए 7-10 साल जो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपने लिया है उसकी जो उम्र है मान लीजिए 7-8-10 साल की है, तो आपने उस पर्टिकुलर ईयर में उसे कितना उपभोग किया है वह नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो अब चूँकि आपको पता है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई फ्रिज ख़रीदा और 8 साल उसे कंज्यूम किया, तो ये तो पता है कि उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो पहले साल आपने जितना उपभोग किया वह उसका राष्ट्रीय आय में कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय में केवल वह वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होंगी जिनका उपभोग किया जाता है उस वर्ष विशेष में। ठीक है, ये फिशर की परिभाषाओं की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये भी वार्षिक गणना पर आधारित है, उपभोग का आधार मानती है, ये मानव कल्याण से मेल खाती है। मानव कल्याण से कैसे? देखिए, कल्याण का संबंध कहीं ना कहीं उपभोग से भी होता है। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें उस वस्तु से हमारा कल्याण होता है। अगर आप मान लीजिए आपके पास में कोई व्हीकल है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपकी परेशानियां कम हो रही है, आपका कल्याण अधिक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका और भी उदाहरण ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे चूँकि आपकी पढ़ाई हो रही है तो आपका कल्याण हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड में वृद्धि हो रही है। तो ये चूँकि मानव कल्याण से, क्योंकि एक्चुअल में आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, और जैसे आप कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिविंग स्टैंडर्ड में या आपके वेलफेयर में वृद्धि होती है। ठीक है, ये अधिक तार्किक है क्योंकि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोग होता है। ये आपको पता ही है कि हम क्यों प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि डिमांड हो रही है। डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि लोग उसे कंज्यूम करना चाहते हैं और अपने जो वेलफेयर है या अपनी जो आप कैसे हैं, अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। तो अंतिम लक्ष्य उत्पादन का उपभोग होता है। अधिक उत्पादन, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि अगर इकोनॉमी में अधिक उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब है कल्याण अधिक हो रहा है। ये सही मायने में अगर देखा जाए तो अधिक उपभोग हो रहा है, उत्पादन का जो उपभोग अधिक हो रहा है तो कल्याण अधिक होता है। तो अधिक उत्पादन अधिकतम कल्याण का सूचक नहीं है, अधिक उपभोग ही अधिकतम कल्याण का सूचक है। और ये जो डेफिनेशन है फिशर की, ये यहाँ पर खरी उतरती है। फिशर के विचारों की अगर आलोचना की जाए तो देखिए, जब हम उत्पादन को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी समस्या क्या है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा, वस्तुओं का जो हम उत्पादन कर रहे हैं, तो ये जो वस्तुओं की वैरायटी है, सेवाओं की जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा है, इसमें हमारी कई वस्तुएं तो छूटे जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम उत्पादन की गणना सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो ये कैसे संभव है कि हम उपभोग की गणना सही कर पाएंगे? तो उपभोग का तो दायरा भी इससे और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति का उपभोग वह रोटी कपड़ा मकान भी है, शिक्षा भी है, हेल्थ भी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वह कंजप्शन कर रहा है, तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से टिकाऊ वस्तुओं के कुल उपभोग की अवधि का अनुमान लगाना भी जटिल कार्य है। जैसा कि हम मान लीजिए एक कार है,
आपने ली, आपको लग रहा ये, आपको लगा कि ये 10 वर्ष तक चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई खराबी आ जाती है उस कार के अंदर, या दुर्घटना हो जाती है, और वो जो आपने टाइम लगाया था कि ये 10 साल तक चलेगी, और वो सिर्फ अब 5 साल तक के लिए चल रही है, तो ऐसे स्थिति में आपने जो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट किया उसका भाग, है ना, वो आपने जो भी कैलकुलेशन की वो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये गलत कैलकुलेशन आपका निष्कर्ष भी गलत देगी। नेक्स्ट है, वस्तुओं के आंशिक उपभोग के बाद हस्तांतरण होने से तथा टिकाऊ वस्तुओं की लंबी अवधि तक प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किए जाने वाले भाग की गणना कठिन है। एडविन वोल्टर ने राष्ट्रीय लाभांश की प्रत्यक्षतावादी प्रवृत्ति की आलोचना की है, क्योंकि एक देश में आय तथा उपभोग दूसरे देशों की परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं इन तीनों परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है। इसका स्पष्ट उत्तर देने से पूर्व राष्ट्रीय आय के उद्देश्यों के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर कल्याण की बात की जाए, अगर हमारा ध्यान ये रहे कि इकोनॉमी में वेलफेयर कैसे अधिकतम की जाए, तो वहाँ पर फिशर की विचारधारा उपयुक्त होगी। परंतु अगर आर्थिक कल्याण के कारकों का अध्ययन करना है तो मार्शल और पीगू की उत्पादन गणना की परिभाषा उपयुक्त है। इसके अलावा मार्शल और पीगू की जो परिभाषा है सरल और व्यावहारिक है, काउंट करना थोड़ा आसान है, जबकि फिशर की परिभाषा कल्याण से तो बहुत अधिक मेच खाती है, लेकिन इसे काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कल्याण के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो फिशर की परिभाषा अधिक उपयुक्त है, जबकि उत्पादन क्षमता के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो पीगू और मार्शल की परिभाषा अधिक श्रेष्ठ है, और आजकल इसे ही ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। आगे हम देखते हैं केन्स का क्या दृष्टिकोण है राष्ट्रीय आय के संबंध में। राष्ट्रीय आय के संबंध में केन्स ने जो दृष्टिकोण दिया है उन्होंने वह निम्न है। पहला दिया है कुल व्यय दृष्टिकोण, यानी व्यय के आधार पे आप राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर व्यय में कौन कौन से व्यय शामिल हैं, यहाँ पर हम हैं नेशनल इनकम की जो हम बात कर रहे हैं, ये है C+I+G, ठीक है। सी है कंजप्शन, कंजप्शन आपका है निजी उपभोग जो भी हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, जो भी व्यापारी वर्ग उत्पादन करने के लिए जो व्यय कर रहा है वह आपका निवेश कहलाएगा इसमें इस समय। और जी है सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जा रहे हैं वह है सरकारी व्यय इसमें। तो व्यय के दृष्टिकोण से यहाँ पे राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया जा रहा है। ये केन्स का दिया हुआ दृष्टिकोण है। दूसरा है साधन आय दृष्टिकोण। साधन आय दृष्टिकोण में हम क्या देखेंगे कि जो उत्पादन के साधन हैं, इनको जो उत्पादन में ये जो योगदान दे रहे हैं, उस योगदान के बदले में इनको जो प्रतिफल मिल रहा है, उस प्रतिफल को जब हम जोड़ेंगे तो वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो यहाँ पर साधनों की इनकम की बात की जा रही है। साधनों को इनकम कौन सी मिलती है? भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ। तो ये सारा इसमें आता है। नेक्स्ट है कुल बिक्री मूल्य माइनस लागत मूल्य। इसके अंतर्गत केन्स राष्ट्रीय आय को जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य में ही उस आय के रूप में देखता है जो जीएनपी में से केवल उपयोग लागत यूज़र कॉस्ट से ज्ञात होता है। यानी यहाँ पर जो हम नेशनल इनकम की यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वह क्या होगी कि जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन के बाद में जो भी आपने उस प्रोडक्शन में जो मशीनें लगाई हैं, उस मशीनों की जो ठिसावट हुई है, उसको घटाने के बाद में जो बच रहा है वह है नेशनल इनकम, एनएनपी, यानी शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो राष्ट्रीय आय समिति है, इसने कहा है कि एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बिना दोहरी गणना राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से यूएनओ के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं उत्पादन, वितरण, व्यय के आधार पर की जाती हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल द्रव्य मूल्यों को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि जीएनपी में आपके क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं और पूंजी की ढिसाई भी शामिल होती है। अगर आप इनको घटा देंगे तो जो वो प्राप्त होगा वह एनएनपी कहलाएगा। साइमन कुजनेट्स ने कहा है
राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन व्यवस्था से प्रभावित होने वाला वस्तुओं और सेवाओं का वह विशुद्ध वार्षिक उत्पादन है जो अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि करता है। दो दृष्टिकोणों के अनुसार राष्ट्रीय आय की धारणा इस प्रकार है। विस्तृत दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस घिसावट, यानी आपके एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन आपके। तो ये तो हो गई विस्तृत दृष्टिकोण में। और संकुचित दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय आ जाएगी आपकी कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी की राशि उत्पत्ति के साधनों को मिलती है और इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास में जाता है, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। आप टैक्स देते हैं तो ये आपकी इनकम में काउंट नहीं हो रहा है, आप चूँकि गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की इनकम कहलाएगी, आपकी नहीं। तो जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके इनडायरेक्ट टैक्स तो आपके क्या हैं, वह इसमें लेस होंगे और जो सब्सिडी हैं वह इसमें ऐड होंगे। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा और इसकी विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पढ़ा है। आगे हम इसमें इसकी विभिन्न अवधारणाओं को ही कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो आपका इतना ही है। धन्यवाद।